चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये सबसे लास्ट चैप्टर बिल्कुल देख के ख़त्म कर देना है इसको तुरंत। इस मैक्रो के पूरे नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए सब। ठीक, चलो ध्यान दो। अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी हेडिंग क्या है, देखो पहले गौर से हेडिंग पढ़ो। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। अब आप बोलोगे दोनों के मायने तो सर एक ही होते हैं, हम पढ़ते आ रहे पैसा, दोनों का मतलब पैसा ही है। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो ये पैसा हमें जिस मार्केट से मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए। जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं ये पैसा हमें जिस मार्केट से मिलता है इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। अलग अलग मार्केट हमारे सामने रखे जाएंगे। एक होता है बैंकिंग सिस्टम जहां से हमें मनी मिलता है, मनी मार्केट। एक होता है शेयर मार्केट जहां से हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। कुछ होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कुछ होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी मार्केट से भी हम इशू कर सकते हैं और कैपिटल मार्केट से भी, जैसे कि शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स। और कुछ होती है फाइनेंशियल सर्विसेज। ये हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है जो इन चार पार्ट में खत्म हो जाता है। बेसिकली हमको चैप्टर में क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जहां से पैसे का लेन देन होगा लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो बेसिक मीनिंग अगर पढ़ने की कोशिश करें तो क्या लिखा है इसमें कि फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। यस, बिना पैसे के कोई भी इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर सकती, है ना। फंक्शन करना क्या, सोच भी नहीं सकती आगे बढ़ने के बारे में। फाइनेंस की बेसिक मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट ऑफ मनी। हम कैसे पैसे को एक्वायर करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, और कैसे उसे यूटिलाइज करते हैं। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस। पैसा किस किस को लगता है? इट इज नीडेड बाय इंडिविजुअल्स, बिजनेस हाउसेस एंड गवर्नमेंट। क्यों लगता है? अपन ने पढ़े ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड, ओके, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, ओके। फाइनेंस को हम लोग अलग अलग पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। जो खुद के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, जो इनइलास्टिक होता है, जिसके सोर्सेज बहुत कम होते हैं, है ना, वो से हम पर्सनल फाइनेंस कहेंगे, जो हम अपने बेनिफिट के लिए खर्चा करते हैं। जो कंपनियां इकट्ठा करती हैं पैसा खुद के बेनिफिट्स के लिए, वो होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, शेयर, डिबेंचर्स, इक्विटी और डेब्ट मार्केट। फिर होता है पब्लिक फाइनेंस जो गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। तो अपन पढ़ चुके हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना। ये पूरा चैप्टर ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। और देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि पैसे को पहले इकट्ठा करो लोगों से, है ना। बैंक वाले इकट्ठा करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। फिर होता है शेयर मार्केट, और उसको फिर एलोकेट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो जिन जिनको जरूरत है। अल्टीमेटली इट्स मोर अबाउट पैसे से पैसा बनाना, किसी और के पैसे से किसी और को पैसा बनाने का मौका देना। इट्स लाइक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है? चार पार्ट में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कितने प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। पहले तो आप फाइनेंशियल मार्केट को समझने की कोशिश करो, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वह जगह है बच्चों जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स का, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां फाइनेंशियल एसेट्स का जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विडिटी में, उनको सेल और परचेस किया जाता है। और वो क्या है फाइनेंशियल एसेट्स? बॉन्ड, बल्क में खरीदे हुए शेयर्स, डेरिवेटिव मार्केट, हम इसको पढ़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, जिनकी वैल्यू उनकी अंडरलाइंग एसेट्स पर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप गौर से सुनेंगे एग्जांपल के तौर पर, करेंसी जो है हमारा, है ना, इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक्सपोर्ट पर, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है देश के अंदर होने वाले प्रोडक्शन पर, है ना। तो जब किसी चीज की वैल्यू किसी और पे डिपेंड हो, है ना, उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव। और वो जिस चीज पे डिपेंड होती है उसको बोलते हैं हम छुपी हुई एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स। अंडरलाइंग का मतलब ही होता है छुपा हुआ। जैसे आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो वो हो गया एक डेरिवेटिव एग्जांपल के तौर पर। अब उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड है? तो कंपनी के प्रॉफिट पर, कंपनी के बिजनेस पर, तो वो हो गई उसकी अंडरलाइंग एसेट। जब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, शुगर और शुगर केन। शुगर की वैल्यू जो है, शुगर हो गया एक डेरिवेटिव मान लो, और शुगर केन हो गया उसकी अंडरलाइंग एसेट। हाउ? अगर शुगर केन की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली शुगर की वैल्यू भी बढ़ेगी, महंगा होगा वो भी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको?
दैट इज इनडायरेक्ट बेनिफिट या इनडायरेक्ट रिलेशन। सरकारी कंपनियां अगर अच्छा खासा बिजनेस करेंगी, प्रॉफिट कमेंगी, तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी। बॉन्ड हो गया डेरिवेटिव, है ना, बड़ा एक बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या हो गया, डेरिवेटिव, और उनके जो कंपनियों के जो प्रॉफिट्स है, कंपनियों के जो एसेट्स है, कैश है, वो हो गए उसकी अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग का मतलब ये होता है द हिडन एसेट विच क्रिएट अ वैल्यू फॉर अनदर थिंग। जिस चीज की वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है, बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, वो होता है डेरिवेटिव। फॉरेन करेंसी बराबर है ना, जैसे इंडियन करेंसी की वैल्यू फॉरेन मार्केट में कैसे बढ़ेगी, एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट करना हमारा अंडरलाइंग एसेट हो गया, तो हमें उसके लिए देश के अंदर बहुत सारे प्रोडक्शन करने पड़ेंगे। बराबर है कि नहीं बराबर है। और क्या लिखा है इसमें, फाइनेंशियल मार्केट किसके थ्रू रन होता है, फाइनेंशियल मार्केट किसके थ्रू रन होता है, बैंक्स, एनबीएफसी, सिडबी, नाबार्ड, आईएफसी, एसएफसी, ये जब इंस्टीट्यूशंस है, ब्रोकर, रजिस्टर्ड ब्रोकर, दलाल, म्यूचुअल फंड्स, डिस्काउंट हाउसेस, जो आपकी सिक्योरिटीज को डिस्काउंट में खरीद कर इशू कर देते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के सिक्योरिटीज को ये खरीदते हैं डिस्काउंट में और इसको इशू करते हैं। लाइक 10 रुपए की सिक्योरिटी को फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 9 में खरीद कर 10 पर इशू कर देंगे, तो 1 रुपये उनका क्या हो गया, डिस्काउंट। एग्जाम्पल देने के लिए समझाया। अब 2 मार्केट में डिवाइडेड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने मार्केट में डिवाइडेड है, मनी और कैपिटल। अब भी बताया, अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए 1 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए, तो वो आएगा मनी मार्केट से, और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए मतलब मोर देन 1 ईयर, तो कहाँ से आएगा, कैपिटल मार्केट से। वो आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। इसे मैं मनी मार्केट जब बोलता हूँ तो क्या क्या आएगा, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट एंड अदर कमर्शियल पेपर्स एंड कमर्शियल बिल, ये सब अप टू 1 ईयर तक की मैच्योरिटी है। और मैं इधर आ जाऊँ, अगर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब कहाँ से आएगा, कैपिटल मार्केट से। इनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा के लिए। एक और एग्जांपल, मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल भी पढ़ने वाले हम लोग। जब सरकार के बिहाफ में आरबीआई पैसे पे करता है, गवर्नमेंट्स के बिहाफ में, अपने बिहाफ में भी, तो वो क्या, अब सरकार का ट्रेजर है ना आरबीआई, तो ये भी बिल बनते हैं। इनकी मैच्योरिटी होती है 91 डेज, 182 डेज और 364। गवर्नमेंट के बिहाफ में फॉरेन मार्केट पर या विद इन द कंट्री पैसे पे करना, तो अप टू 1 ईयर ही 1। जितने भी बिल्स है, प्रोमिसरी नोट्स है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये सब काय का पार्ट है, मनी मार्केट का। काय का पार्ट है, मनी मार्केट। और शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स काय का पार्ट है, कैपिटल मार्केट का। अच्छा, आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा कि जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इशू हो रहा है तो रिस्क भी कम होगा। यहाँ रिस्क कम है, बैंक्स इन्वॉल्व है, यहाँ रिस्क ज्यादा है। लॉन्ग टर्म के लिए इशू हो रहा है ना, पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बराबर है कि नहीं बराबर है। तो कुछ बिल्स के नाम है जिनको हमको ध्यान रखना है, यहाँ लिखा भी हुआ है, तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या बोल रहा है वो, कि आइडेंटिफाई करो किस प्रकार का फाइनेंस इन्वॉल्व है ना, पब्लिक है, पर्सनल है या फिर कॉर्पोरेट है, बताइए काय में आएगा ये। आपका होमवर्क है यार, ये हिंट दे देता हूं मैं, ये तो कॉर्पोरेट हो गया कंपनी ने, ये पब्लिक हो गया, ठीक है। क्लियरिंग होम लोन थ्रू ईएमआई, ये प्राइवेट हो गया, अपना ईएमआई पे कर रहे हैं तो पब्लिक हो गया। कॉर्पोरेट हो गया, ये आपको बताना है काय में होगा, ये आपका होमवर्क है। मनी मार्केट मैंने अभी बताया आपको, फटाफट पढ़ेंगे। जो पैसा इजीली लिक्विड हो जाए, तुरंत बोलने पर कैश। अब चेक इशू करूंगा तो ऑन डिमांड जब भी बैंक में जाऊंगा लिक्विडिटी हो जाएगी ना। प्रोमिसरी नोट एट मैच्योरिटी लिक्विड हो जाएगा ना, समय से पहले भी होगा, डिस्काउंट कटेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी समय से पहले लिक्विड हो सकता है, डिस्काउंट कट जाता है। क्या लिखा पढ़ो फटाफट। जहां पर पैसा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इशू लिया और बेचा जाता है, इसे हम नियर मनी भी कहते हैं। व्हाट इज नियर मनी, जो पैसा तो नहीं है बट पैसे के जैसा है, बट कन्वर्ट हो जाएगा पैसे में। क्या क्या नाम लिखा है फटाफट पढ़ो। पहला क्या लिखा है, ट्रेड बिल, ये व्यापारियों के बीच में होता है, B2B, जैसे प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोमिसरी नोट, ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या हाईली लिक्विड है, जब चाहो बैंक में ले जाके कैश में कन्वर्ट कर लो। लेस रिस्की है और इजीली ट्रेडेबल है, मतलब इजीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अप टू 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर में।
अगर मैं चेक को आज इशू करता हूँ, बियरर चेक है ना, बियरर चेक 3 महीने के लिए, तो 3 महीने तक ये मल्टीपल लोगों में घूम सकता है ना, वन पर्सन टू अनदर। कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सरकारी कंपनियां और सेमी गवर्नमेंट कंपनियां बॉन्ड को इशू करती हैं। पहले पोस्ट ऑफिस भी इशू करता था। एक्चुअली मैंने इसलिए सरकारी वर्ड यूज़ किया या सेमी गवर्नमेंट, क्योंकि ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इशू होता है। प्राइवेट कंपनियों में रिस्क होता है। क्या लिखा है देखो, कौन इशू कर रहा है, या लॉन्ग टर्म लोन के लिए। इक्विटी मार्केट तो आपको पता ही है, कंपनियां इशू कर सकती है। किससे ले सकती है पैसा, कौन कौन ले सकता है ये पैसा, कौन कौन लगा सकता है पैसा कंपनियों में, हम लोग या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। हेल्ड बाय इक्विटी शेयर हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स, रिटेल इन्वेस्टर्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब आप बल्क में शेयर खरीदते हो तो स्टॉक होता है, और कोई इंस्टीट्यूशन लगा के खरीद रहा है तो किस रूप में खरीदता है, वो एमएफ के रूप में, तो उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इक्विटी का मतलब ये होता है सब समान है, इररिस्पेक्टिव आपने कितना पैसा लगाया, वन मैन वन वोट। डेरिवेटिव, मैंने अब भी आपको डेरिवेटिव का मतलब बताया, ये वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या ये वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसकी वैल्यू लिखा ना उसकी एसेट पे बेस्ड है। मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर, इसमें एक्चुअली बास्केट भी होता है। मान लो मैंने बहुत सारे पैसे 100 रुपये थे, मैंने मल्टीपल जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड लगा दिया मैंने। अब इनकी वैल्यू, ये जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, ये किस पे डिपेंड करेगी, जल्दी बोलो, कंपनी के प्रॉफिट पर करेगी कि नहीं करेगी, बराबर है ना। डेरिवेटिव मतलब ये वो सिक्योरिटीज है, ये वो कागज है मेरे हाथ में जिसकी वैल्यू काय पे डिपेंड करेगी, मेरे इन्वेस्टमेंट पे, और वो किस पे डिपेंड करेगा, कंपनी के प्रॉफिट पर। तो क्या लिखा ना, बॉन्ड, स्टॉक्स। एक्चुअली मैंने इसलिए आपको बताया मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग करते हैं बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं सिर्फ एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट मल्टीपल चीजों पर। तो आप एग्जांपल के तौर पर, मैंने एक ही व्यक्ति ने मल्टीपल जगहों पर पैसा लगाया, ये हो गई उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू सिक्योर्ड हिज और हर लाइफ। अब उसकी वैल्यू काय पे डिपेंड करेगी, जल्दी बोलो, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हो गया, शेयर्स पर, कंपनी के डिबेंचर्स पर और कंपनी के बॉन्ड्स पर, बराबर है ना। और वो सब काय पे डिपेंड करेगा, कंपनी के प्रॉफिट पर। शुगर केन, शुगर वाला एग्जांपल तो समझे आपको। इंडिया की करेंसी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इंडिया के एक्सपोर्ट पर, एग्जांपल समझा रहा हूं, इंडिया के प्रोडक्शन पर। देखा ना यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट्स किस पे डिपेंड करते हैं, मनी डिमांड पर। अगर मनी की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, यानी इन्फ्लेशन पर, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट इज डेरिवेटिव टू इन्फ्लेशन, हाई परचेजिंग पावर। हाई परचेजिंग पावर देश की एसेट, अच्छी बात है, पैसा आ रहा है। कमोडिटीज की वैल्यू डिपेंड करती है परचेजिंग पावर, लोगों की इनकम, और जिन चीज़ों से वो बढ़ रही है जब उनकी वैल्यू बढ़ती है। मैं शुगर और शुगर के एग्जांपल दिया, बराबर है। वाई इंटरनेट हैज सो वैल्यू, अपन उस एग्जांपल के लेंगे सर, क्योंकि उसकी सर्विसेज बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो सस्ता है। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। वाई आईफोन आर सो एक्सपेंसिव, एग्जांपल, तो इट इज डेरिवेटिव टू इट्स प्रेस्टीज, इट्स वैल्यू, इट्स कंपनी, इट्स नेम। ट्रेड बिल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, B2B, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जब एक व्यक्ति बनाता है और दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करता है, तो बनाने वाला कौन होता है, ड्रॉअर। जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ड्रॉई। और जिसे पैसे मिलने वाले वो कौन है, पेई। तो ड्रॉअर भी पेई हो सकता है, पढ़े ना अपन ने। प्रोमिसरी नोट बनाने वाला कौन होता है, प्रोमिसर। किसके नाम पर बनाता है, प्रोमिसी। तो ये तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, ये तो बाद में एक्सेप्ट होगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड बिल है। डेफिनेट सम, या तो उसके कहने पर जब वो बोलेगा तब, या एट ए स्पेसिफिक डेट। जैसे मैंने 3 महीने का प्रोमिसरी नोट बनाया, तो बोला 3 महीने में जब जाना होगा चले जाना, तो ऑन डिमांड। और मतलब 3 महीने खत्म होने पर, तो एट ए स्पेसिफिक डेट। बड़े होना ये सब चीज़ आप लोग ने, ठीक है। अरे आगे ना भाई, समझ में आ रहा है ना। जैसे मेरे घर में पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरे पास NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये हो गई फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे काय के पोस्ट ऑफिस के, तो मेरी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की वैल्यू भी बढ़ेगी, जो मेरे पास रखा हुआ है मैं उसको हाई वैल्यू पे बेच सकता हूँ। इंटरेस्ट रेट क्या हो गया मेरा अंडरलाइंग एसेट, क्या हो गया अंडरलाइंग एसेट, जो क्यों बढ़ा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे। अब मनी मार्केट है, मतलब पैसे का फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली किसके कहने पर होगा, जल्दी बताओ कौन डिसाइड करता है हमारे यहाँ, मॉनेटरी एक्सचेंज, जल्दी बोलेंगे ऑटोनोमस, मतलब हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड है वो बहुत ज़्यादा, आरबीआई डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई के पास मनी फ्लो होता है, वो करेंसी को इशू करता है, सही है, इशू ऑफ करेंसी। फिर कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड बैंक्स, इनके थ्रू वो पैसा लोगों के पास जाता है। बराबर है कि नहीं बराबर है ना, तो एक फ्लो बना हुआ है हमारे पास में, इशू होता है करेंसी के रूप में और मिलता है हमें मनी के रूप में। वाई करेंसी इज यूज्ड एंड identifiable in foreign market. It's a dollar is a currency for us, but same dollar is a money for the US people. ठीक है, so same rupees when it is traded in foreign market it is known as currency issued by one country in another, but internal market जब local trade में आएगा तो it is called money, purchasing power। फटाफट पढ़ेंगे, नोट्स मिल जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इसको बस अपने को नॉलेज के तौर पर याद रखना। हमारे यहाँ दो प्रकार के मार्केट है, एक है ऑर्गेनाइज्ड, एक है अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे मार्केट से पैसा लेते हैं ना लोग B2B में कम इंटरेस्ट पर या बहुत एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट पर, तो एक ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज कौन चलाता है, आरबीआई। उसके अंदर कौन कौन आते हैं देख लो, पढ़ते जाओ ना यार। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आता है सर, इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस का मतलब होता है ट्रेडिशनल लोग जो ज्यादा ब्याज पर लोगों को पैसे देते थे। बैंकर्स का मतलब होता है इंडिविजुअल्स, नॉट द इंस्टीट्यूशंस। ट्रेडिशनल बैंक्स, एसोसिएशन ऑफ पीपल जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर या कम इंटरेस्ट रेट्स पर पैसा देते रहे अपने ही लोगों को। साहूकार एंड महाजन, ये सब अनरेगुलेटेड है, अभी भी गांव देहात में चलता है मगर, और चलते रहना भी चाहिए क्योंकि मनी मार्केट हर जगह नहीं पहुंच सकता। मतलब आरबीआई कहाँ पर है भैया, इसके सेंटर्स कहाँ से पैसा करेंसी डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे यहाँ, 3 जगह पर। ये एक्टिव मनी मार्केट सेंटर है जहां से सबसे ज्यादा मनी फ्लो होता है पूरे कंट्री में, यानी यहाँ पर ऑफिसेस होंगे आरबीआई के। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या लिखा है, पढ़ लो। एपेक्स बैंक, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स में प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट पढ़े हो ना, स्टेट डेवलपमेंटल में सिडबी, आईडीबीआई, नाबार्ड एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस। फाइनेंस का मतलब जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो हमारे बिहाफ में कोई बैंक पे कर देता है, जैसे कोई ट्रैक्टर खरीद लिया, कोई मशीन, बैंक वालों को मिलता है, मतलब बिजनेस वालों को, और हमने डाउन पेमेंट पे किया, फिर बाकी का पैसा इसने पे किया, फिर हम इसको बाद में पैसे पे करते हैं। डिस्काउंट हाउसेस का मतलब क्या होता है, जो हमारे को समय से पहले बिल को डिस्काउंट करके देते और कमीशन काट लेता है। ये भी B2B में चलता है। अनऑर्गेनाइज में ये, इसमें एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो सकते हैं, मतलब उम्मीद से और औकात से ज्यादा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको काशिफ सर पढ़ा चुके हैं, तो मेरा काम इसमें कमर्शियल बैंक के फंक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी आप ऑलरेडी उसी में पढ़ चुके हैं। अब इको पे आने पर वो चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, वही फंक्शंस रहेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या लिखा है, वही रिपीट हो रहा है। आरबीआई अपन पढ़े, एपेक्स बैंक है, इस देश का सबसे बड़ा बैंक है, ऑटोनोमस बैंक है ना। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मनी मार्केट को चलाने की। जब पैसा महंगा हो जाता है, मतलब जब पैसे की वैल्यू गिर रही है और चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो वो मनी फ्लो को कम कर देगा, तो उससे महंगाई कंट्रोल हो, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के। और अगर पैसे की वैल्यू मार्केट में बहुत बढ़ चुकी क्योंकि किसी के पास है नहीं मगर सबको चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देगा। रिसेशन में इंटरेस्ट रेट कम करता है, इन्फ्लेशन में इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। क्या बोला इन्होंने, हिल्टन यंग कमीशन आरबीआई को सेटअप किया गया 1934 में, और 35 में उसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए। सेटअप हुआ और चालू कब हुआ, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को फुद्दू बनाया गया हमको। पहले जब वो चालू हुआ था तो एज ए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चालू हुआ, मेरे ख्याल से उसमें कुछ 100-200 करोड़ रुपए प्राइवेट लोगों के लगे। फिर बाद में उसको नेशनलाइज किया गया आज़ादी के बाद में 1 जनवरी 1950। इसमें एक और एक्ट आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो आरबीआई ने बनाया था। सेंट्रल बैंक की 2-3 डेफिनेशन है, ये तो पूरा खानदान का नाम लिखा है इसने, मिस डॉक्टर M.H. डीकॉक। सेंट्रल बैंक इज वन विच कॉन्स्टिट्यूट विच क्रिएट एपेक्स, एक सिस्टम बनाता है वो ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। पैसा कहाँ से फ्लो होगा ये डिसाइड करता है।
और WHO क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट वेदर इट इज डायरेक्टली, जो लोग उससे डायरेक्टली डील करते हैं जैसे कि बिग बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट, और इनडायरेक्टली बैंकों के थ्रू। अब इसके फंक्शंस क्या है? बहुत आसान है। देखो पहले आप कैपिटल मार्केट को और मनी मार्केट को अपने जहन में बैठा लेना। ये अपन मनी मार्केट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आरबीआई के फंक्शंस क्या है फटाफट पढ़ेंगे। करेंसी नोट इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपये का नोट, और कॉइन तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। 1957 का एक सिस्टम बनाया गया था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उसमें ऐसा था जितनी भी आप करेंसी इशू करोगे इतना रिजर्व्स मगर आरबीआई के पास होना चाहिए। इमरजेंसी के टाइम पर अगर करेंसी की वैल्यू गिर गई तो ये चीजें हम फॉरेन पेमेंट में यूज कर सकते हैं। तो किस फॉर्म में रिजर्व रखते हैं हम लोग? तो लिखा है ना इसमें गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज। कितना लिखा है? गोल्ड कितना रहता था? 115 करोड़ का, और फॉरेन एक्सचेंज कितना? फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी 85 करोड़। जैसे फॉरेन करेंसी में क्या गया? डॉलर हमने कमा के रखा है, तो डॉलर के बदले हम डॉलर पे कर देंगे अगर हमारा करेंसी की वैल्यू गिर गया। और गोल्ड तो एक स्टैंडर्ड पेमेंट है ही, 24 कैरेट गोल्ड। हम पूरा क्यों नहीं रखते? अरे अगर इतनी सारी करेंसी पे हम रिजर्व रखना चालू कर देंगे तो फिर उतने रिजर्व हम लाएंगे कहां से? उसको खरीदना पड़ेगा ना। पहले के जमाने में पूरा रखा जाता था। गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसे पे करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसे इशू करता है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को सैलरी देता है, गवर्नमेंट के लिए लोन लेता है, ये सब काम करता है। लिखा ना? पब्लिक डेट्स, जो पैसा सरकार के पास में लोगों ने रखा है उसको वापस करेगा इन्वेस्टमेंट के रूप में। क्लियर है कि नहीं? जैसे पोस्ट ऑफिस वाला एग्जांपल था, आरबीआई के बॉन्ड खरीदे हमने तो वो डेप्ट हो गई ना, आरबीआई को हमको वापस करना पड़ेगा। वो आरबीआई भी अपनी सिक्योरिटी इश्यू करता है ना, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स। बैंकर्स बैंक, आरबीआई एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक्स। यस, लीगली हमने उसको अथॉरिटी दी है कि आप कमर्शियल बैंक्स को संभालो। जितने भी शेड्यूल बैंक हैं, जितने भी शेड्यूल्स हैं, मतलब जो भी आरबीआई के सेकंड शेड्यूल को फॉलो करते हैं वो सब कमर्शियल बैंक्स, मतलब वो सब शेड्यूल बैंक ही कहलाएंगे ना, आपने वर्ड सुना होगा। और हर कमर्शियल बैंक को एक सर्टेन कैश रिजर्व आरबीआई के पास रखना ही पड़ेगा ऑन देयर डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? करंट प्लस सेविंग, और टाइम क्या होता है? एफडी प्लस आरडी। जो जितना भी पैसा इस रुपए मिला होगा उसका एक छोटा सा पार्ट आपको आरबीआई के पास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वही पैसा वो बाद में यूज करता है उन्हीं को पेमेंट करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में। आरबीआई मदद करता है बैंकों को बाय रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज? जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, उसको किसी कमर्शियल बैंक से बिल डिस्काउंट करना है, समय से पहले पैसे चाहिए, तो मान लो कमर्शियल बैंक उसको 5% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ये कमर्शियल बैंक की इनकम होगी, है ना। अब क्या होगा, कमर्शियल बैंक को भी तो पैसे लगते हैं, तो वो आरबीआई से लेता है, समय से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, समय से पहले, तो आरबीआई इस पर डिस्काउंट चार्ज करेगा। मान लो आरबीआई ने चार्ज किया फॉर एग्जांपल 4%, तो इसने कितना किया? 5, 1% हो गया इसका प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट मेकिंग है ना, सही बोल रहा हूँ मैं? तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड बिल को आपने फर्दर डिस्काउंट किया ना, तो इसको बोलते हैं हम रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। हम इसे रीपर्चेज रेट भी कहते हैं, क्योंकि हमने अपने बिल को किसी और को बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा। क्लियर है? रीपर्चेज। ठीक है, या बोल सकते हैं आरबीआई ने वापस खरीद लिया उस बिल को जो इशू किया था कमर्शियल बैंक, दैट इज रीपर्चेज। अब सुनना, अब इन्फ्लेशन है मार्केट में, बहुत ज्यादा मनी फ्लो हो रहा है, तो मान लो आरबीआई ने अपने डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल 6% कर दिया। आरबीआई नहीं चाहता कि ज्यादा पैसा मनी में फ्लो, अब इसने 6 किया तो कमर्शियल में कितना करेगा? 7 या 8। डेफिनेटली उससे जो लोगों का परचेसिंग पावर है वो क्या होगा? रिड्यूस। तो जब बिल को आपने वापस रीपर्चेज किया तो वो रीडिस्काउंट तो क्या आया? तो वो रीडिस्काउंट किस पे डिपेंड है? इकोनॉमिक सिचुएशन पर, चाहे इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन पे बिल डिस्काउंट महंगे हो जाते हैं और डिफ्लेशन पे सस्ते हैं। अभी सस्ता है, आपने वर्ड सुना हो ना रेपो रेट, इसको हम रेपो रेट कहते हैं, रीपर्चेज रेट। अभी सस्ता है, आरबीआई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बिल डिस्काउंट हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, ज्यादा से ज्यादा मनी फ्लो हो। फॉरेन एक्सचेंज, जो भी हम बाहर से कमा के लाते हैं करेंसी एक्सपोर्ट के रूप में, वो सब हम आरबीआई को संभाल के रखते हैं, वही संभाल के रखता है बराबर है। आरबीआई ऑल्सो अंडरटेक टू बाय एंड सेल द करेंसी को हम खरीदती भी है और बेचती भी है। ऑल द मेंबर्स ऑफ IMF,
आपको पता है ना, IMF के पास एक करेंसी बास्केट है। अगर हमें डॉलर की जरूरत है तो हम डॉलर को खरीद सकते हैं वहां से, और किसी को करेंसी की जरूरत है इंडियन करेंसी की, इंडियन रुपीज की, तो हम उसको बेच सकते हैं। IMF के पास में पूरे करेंसी बास्केट है, मतलब वो फॉरेन करेंसी को बेचता खरीदता भी है। हम वहां के मेंबर। अब ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है। ये टॉपिक थोड़ा सा जबरदस्त है, इसको ध्यान से रखना, कैसे कैसे हम मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं। एक रेपो रेट तो समझा दिया मैंने आपको, ध्यान देते आना। RBI कितने तरीके से मनी फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, तो मैं 3-4 तरीके आप लोगों को बता देता हूं। एक रेपो रेट आपको बता दिया, एक होता है बैंक रेट। ये सब एक साथ यूज करता है RBI, कभी किसी को कम किसी को ज्यादा। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? व्हेन RBI प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस टू कमर्शियल बैंक। डेफिनेटली कमर्शियल बैंक को लोन्स एंड एडवांसेस जिस इंटरेस्ट पे जाएंगे हमको उससे ज्यादा में ही मिलेगा पब्लिक को। तो इन्फ्लेशन में वो बैंक रेट क्या हो जाएगा, बोलो सर? हाई हो जाएगा। और डिफ्लेशन में क्या हो जाएगा? लो। रिसेशन में, सॉरी डिफ्लेशन नहीं, रिसेशन बराबर है। इसको बोलते हैं बैंक रेट, मतलब RBI का लगाया हुआ इंटरेस्ट रेट टाइप है कमर्शियल बैंक पे, बैंक टू बैंक। तो इन्फ्लेशन में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे कि लोग ज्यादा पैसा न ले, मतलब हम इन्फ्लेशन में पैसे को महंगा कर देंगे। इसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। हमने पैसे को महंगा कर दिया क्योंकि वो बहुत डियर था, आपके बहुत अजीज था, आपको चाहिए था, उस वजह से चीजों के दाम बढ़ रहे थे। और रिसेशन में हम पैसे को चीप कर देंगे, चीप मनी पॉलिसी के, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें और उसे खर्च करें। ये हुआ एक तरीका। एक रेपो रेट तो ऊपर बता दिया मैंने आपको। फिर एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या करना पड़ता है, हर कमर्शियल बैंक को, अभी ऊपर पढ़े ना, कुछ पैसा RBI के पास में रिजर्व मतलब कैश के रूप में रखना पड़ता है। और वो पैसा कहाँ से रखता है? वो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का जो पैसा, और FD/RD। उससे फायदा क्या होगा? कमर्शियल में बोलेगा क्यों रखूँ, तो RBI क्या बोलेगा, मैं तुमको दूंगा अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सुनो बुरी बात, अगर मार्केट में डिफ्लेशन है, ध्यान देना, रिसेशन है, तो वो CRR का जो रेशियो है वो कम हो जाता है। वाई? RBI चाहता है कि ज्यादा पैसा बैंकों का लोगों के पास जाए, क्योंकि अभी रिसेशन चालू है ना। तो RBI इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेगा, कम मिल रहा है तो उससे अच्छा है कि लोगों को दो। और अगर इन्फ्लेशन है, मतलब तरक्की बढ़ रही है और ना कुछ ज्यादा ही पैसा महंगा हो गया है, तो RBI क्या करेगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा, जिससे कमर्शियल बैंक बहुत सारा पैसा RBI के पास रखा देगा, जिससे उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। और जब कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी कम होती है तो इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ते हैं। अभी CRR बहुत कम है इंडिया में, मतलब 5%, 5.5% है। मतलब RBI चाहता है कि ज्यादा कैश बैंकों के पास ही रहे और बैंक लिक्विड रहे और ज्यादा से ज्यादा लोन जाए लोगों के पास पैसा। इसकी जो रेंज है वो है 3% से लेके 15% रेंज। इतना आपको अपने डिमांड और टाइम डिपॉजिट का रखना है, यानी इतना इंटरेस्ट रेट आपको मिनिमम और मैक्सिमम मिलता है। तो अगर 15% तक गया तो मतलब RBI चाहता है आप ज्यादा पैसा उसके पास रखो, लालच दे रहा है ना। अभी 5% है, मतलब नहीं चाहता कि उसके पास रहे। SLR, इसका मतलब ये होता है कि अगर RBI को लगा कि कैश लेने के बावजूद भी बैंक के पास में अच्छा खासा पैसा है और वो लोगों को लोन दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी कुछ ऐसी स्टैट्यूटरी लिक्विड एसेट्स थी, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। कुछ आपकी ऐसी एसेट्स थी जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट करवा ले रहे हो, जैसे गोल्ड, शेयर सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स। तो वो उन शेयर सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड और गोल्ड को भी खरीद लेगा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट पे। कौन? RBI। कब? इन्फ्लेशन में, है ना। ऐसा कब होगा? जब वो ऑलरेडी कैश ले चुका है और कैश लेने के बाद में भी इन्फ्लेशन या रिसेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो क्या करेगा वो, जल्दी बताओ। रिसेशन में SLR कम लेगा, या वो चाहेगा कि बैंक के पास ही हो, और इन्फ्लेशन में ज्यादा लेगा। SLR क्या है, फिर से रिपीट करो सर। वो एसेट्स है जो कैश के फॉर्म में नहीं है बट कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो किसने खरीद लिया? RBI। सही है। फिर एक होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसमें क्या होगा, जब कमर्शियल बैंक के पास कुछ नहीं बचता तो वो RBI के पास जाते हैं। लास्ट रिसोर्ट का मतलब ये आखिरी सहारा। लेंडर
भैया देने वाले का कौन, देने वाला बैंक, तो बैंकों का आखिरी सहारा कौन है, आरबीआई। व्हेन बैंक इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया है, पैसा डूब गया है लोन में, तो फिर वहाँ आरबीआई मदद करता है, या तो बैंकों को मर्ज कर देगा, आपने देखा होगा, या खुद अपने अंदर एक्वायर कर लेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? ये एक पैराग्राफ को समझाने में आपको टाइम लग रहा है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर ये हुई क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसमें मनी फ्लो को कंट्रोल किया गया। कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी है, जैसे कि ये सब टेक्निक आरबीआई अपने हिसाब से यूज करता है, ओके। एक होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जब लोन देता है ना आरबीआई, तो वो कमर्शियल बैंक को एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट की थ्योरी समझाता है। कैसे मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपका कोलेटरल सिक्योरिटी वर्ड सुना है आपने, कि जब आप लोन लेते हैं तो आपसे एक सिक्योरिटी मांगी जाती है। अगर वो कोलेटरल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो वो नहीं चाहते कि आप ज़्यादा लोन लो। फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ाया था 30,000 के गोल्ड पर आपको 22,000 का लोन मिला, तो व्हाट इज दैट मीन, 7,000 की कोलेटरल सिक्योरिटी हो गई, मतलब 7,000 रुपये की वैल्यू ऊपर ले ली बैंक ने। उनको रिस्क लगा ना आप पे, तो लोन कितने का मिला, सिर्फ 22,000 रुपये का। क्लियर है। अभी यही इन्फ्लेशन के टाइम पर, मतलब टू मच मनी फ्लोइंग के टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल 30,000 के गोल्ड पर आपको हो सकता है 25,000 का लोन मिले, सॉरी 25 नहीं 20,000 की, तो 10,000 की हो गई, है ना। 10,000 की कोलेटरल सिक्योरिटी हो गई, मतलब बैंकों को भरोसा नहीं है कि आप पैसे देंगे कि नहीं देंगे, या डुबा देंगे। और वही रिसेशन के टाइम पर क्या होगा, जल्दी बोलो यार। यही 30,000 के गोल्ड पर आपको हो सकता है 25,000 का लोन मिले, तो मात्र कितने की सिक्योरिटी रखा, कितने का ऊपर का पैसा रखा बैंक ने, 5,000 का। रिस्क के लिए रखता है ना, दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। सो इन इन्फ्लेशन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी विल इंक्रीज, इन रिसेशन इट विल डिक्रीज। अभी डिक्रीज है। बैंक टू बैंक डिफर भी करता है, समझा आपको पक्का। फिर एक होता है फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट एक्शन, या जैसे आरबीआई ने किसी बैंक को देखा कि वो जबरदस्ती के फालतू के लोन दे रहा है लोगों को एक्सपेंसेस के लिए, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए, अनप्रोडक्टिव कामों के लिए, लॉटरी खेलने के लिए, फालतू के गेम्स, फालतू का इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ वो डायरेक्ट एक्शन लेके उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, लाइसेंस ले लेगा, डिस्काउंटिंग बिल की फैसिलिटी ले लेगा, सब मर्ज करवा देगा, डायरेक्ट एक्शन। फिर एक होता है मॉरल सुएजन। सो द मॉरल अपील रिक्वेस्ट। व्हाट आरबीआई डिड, जब कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाती है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होती है, हो सकता है उससे उतना प्रॉफिट ना हो रहा हो, तो जब जो चीज़ में प्रॉफिट नहीं होगा, कमर्शियल बैंक क्या बोलेंगे, हम क्यों करें, तो वहाँ आरबीआई उनको मॉरली अपील करता है पूरे बैंक के हेड्स को कि प्लीज़ उस पॉलिसी को फॉलो करिए फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव इज डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। उस टाइम पर कोई भी बैंक प्रिपेयर्ड नहीं था, और आरबीआई ने डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर ले लिया था, याद है। तो वहाँ पर उनसे अपील किया गया था कि प्लीज़ इस स्थिति को संभालिए, क्योंकि बैंक पैनिक हो चुके थे, आपको पता होगा, ना एटीएम में ना नोट का खांचा है, ना पैसे हैं। इट इज़ अ मॉरल अपील बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो द पॉलिसीज फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये पूरा समझा दिया मैंने आपको। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक रह गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है, अलग अलग तरीके होते हैं ना लोगों से पैसे लेने के। जब आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इशू करता है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, किसको किसको, जनरल पब्लिक को। क्यों? ओपन मार्केट मतलब शेयर मार्केट के थ्रू या बैंकों के थ्रू, है ना। क्यों? तो वो चाहता है कि लोगों का पैसा आरबीआई के पास आ जाए, जिससे मार्केट में मनी फ्लो कम हो और चीज़ें सस्ती हों, है ना। ओपन मार्केट में इसी तरीके अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट ऑफर करना, डिविडेंड ऑफर करना, कि लोग अपना पैसा मार्केट में ना खर्चा करते हुए आरबीआई के पास रखवा दें। और रिसेशन में उल्टा होगा, इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो लोग आरबीआई के पास ना रखते हुए वही पैसा कहाँ खर्चा करेंगे, मार्केट में। दैट इज ओपन मार्केट, या डायरेक्ट शेयर मार्केट के थ्रू या बैंकों के थ्रू। और क्या क्या है, डेटा पब्लिश करता है आरबीआई देश की स्थिति पर, अलग अलग सेक्टर पर, हर क्वार्टरली डेटा मैगजीन्स आती हैं, बुलेटिन्स आती हैं। आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म सम प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस, जैसे इसने कुछ सर्विसेज, अब इसको कोई सर्विसेज गांव देहात में भेजना है ना, तो उसने स्पेशल बैंक खोल दिया है, स्पेशल इंस्टीट्यूशन खोल दिया, जैसे कोऑपरेटिव बैंक को एक जगह मिल गई है,
नाबार्ड जैसा बैंक खुल चुका है, ग्रामीण बैंक, फलाना ढमकाना, पढ़े हो ना, जहाँ पर आसानी से क्या पहुँच जाए, एग्रीकल्चर क्रेडिट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, वहाँ लोगों को मिल पाए, बराबर है। क्योंकि छोटे छोटे से जगहों पर बैंक्स नहीं होते, तो इंस्टीट्यूशंस का ओपन होना ज़रूरी है। एंड अदर फंक्शंस में क्या लिखा है, दो बैंकों के बीच में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करना, ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। और ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, लेंडर ऑफ लॉस रिजॉर्ट। लेंडर का आखिरी सहारा कौन है, आरबीआई। लेंडर मतलब कौन, कमर्शियल। मैं आपको ये क्लियरेंस सर्विसेज समझाता हूँ। जब एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में बहुत हैवी ट्रांजैक्शन हो रहा है चेक को लेके, जैसे बॉस इस बैंक में बहुत सारे चेक जमा हुए हैं, इस बैंक में भी, और कुछ कस्टमर इस बैंक के हैं, कुछ कस्टमर इस बैंक के हैं, या ये वाले कस्टमर्स को इस वाले बैंक को कुछ पे करना है, यहाँ के कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल अमाउंट है 20 करोड़, एग्जांपल समझा रहा हूँ, यहाँ के कस्टमर को यहाँ के कस्टमर को पे करना है, यहाँ वाले बैंक, और इस वाले कस्टमर बैंक को इन वाले को पे करना 15 करोड़। तो किसको ज़्यादा पे करना है, इसको, बैंक वन को। तो ये क्या करेंगे, इतने सारे चेक को थोड़ी ना डील करेंगे रोज़मर्रा में, तो ये क्या करेंगे, ये पूरे चेक ले जाके जमा कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली आरबीआई के पास में। और अब भी पढ़ा है मैंने, आरबीआई के पास हर बैंक का अकाउंट होता है। आरबीआई क्या करेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इस बैंक से 5 करोड़ का सेट ऑफ यहाँ कर देगा। 5 करोड़ ही तो देने थे, क्योंकि 15 तो इसको भी इससे लेने थे ना। दैट इज ECS, सेटलिंग द अकाउंट्स बाय सेट ऑफ। ठीक है, ये तो याद करने वाली बात। कमर्शियल बैंक में नहीं पढ़ाऊंगा, आप जो सर ने आपको पढ़ा है एग्जैक्टली वही है इसमें, कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक आप लोगों ने पढ़े हो, ये वही सब पढ़े हो ना आप लोगों ने। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। लोन्स एंड एडवांसेस, कैश, क्रेडिट, डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यहाँ तक आपने पढ़ लिया तो ये मेरे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एजेंसी फंक्शन भी पढ़ा आपने बैंक के, और यूटिलिटी फंक्शंस भी पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये वही लिखे हैं देखो, पैसा ट्रांसफ़र करना, पैसा कलेक्ट करना, समय समय पर पीरियडिकल पेमेंट्स करना, जैसे कि कोई बिल है, जैसे कोई इंश्योरेंस पेमेंट है ना, मर्चेंट बैंकिंग, शेयर्स इशू करना, डिबेंचर इशू करना, फॉरेन एक्सचेंज को संभाल के रखना, लॉकर प्रोवाइड करना प्रीशियस आइटम्स के लिए, जैसे कागजात, बैंक, गोल्ड, ये इसके एंशिलरी फंक्शंस है, मतलब प्राइमरी के अलावा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए भाई। ये डेरिवेटिव, ये जो है क्रेडिट क्रिएशन, इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी आपको तो आपको क्या क्या आपने पढ़ चुके हैं, जैसे सीए सर ने पढ़ा दिए, तो ये आपको रिकॉल कर लेना है। जो जो मुझे पढ़ाना है मुझे पता है, आप कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ चुके हैं, तो ये जो जितनी अनऑर्गेनाइज चीज़ें हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी ये वीडियो में अभी आपको जो मैंने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और आरबीआई पढ़ा है, इसको ध्यान दीजिए। एक वीडियो और आएगा और चैप्टर खत्म। ठीक है बेटा, जो भी डाउट आएगा मेरे से पूछ लेंगे। टेक केयर।